Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. इसराइल ने आज ईरान पर 100 एयरक्राफ्ट्स और 300 मिसाइल से हमला कर दिया। इसराइल ने ये हमला ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किया। वो न्यूक्लियर साइट्स के जहां इसराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत करीब था और ये न्यूक्लियर वेपन्स जिस तरह ही बन जाते, 1 सेकंड की देरी किए बगैर ईरान वो न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल पे फायर कर देता। न्यूक्लियर साइट्स के अलावा ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर भी हमला किया गया। Targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. This is a clear and present danger to Israel's very survival. इसराइल कहता है कि सिर्फ फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया, लेकिन जो फुटेज सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उससे पता ये चलता है कि सिविलियन आबादियों पर भी अटैक किया गया और कुछ सिविलियन जानों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले की वजह से ईरान के आर्मी के लोग, उनके हेड्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम के कर्ता धर्ता भी मारे गए हैं। जहां ये ज़मीनी जंग शुरू हो चुकी है कि जहां इसराइल के हमले के बाद अब ख़बरें ये हैं कि ईरान ने भी 100 ड्रोन्स फायर किए हैं इसराइल की जानिब, वहीं पे ज़मीनी जंग के अलावा प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future or the one who's doing everything to make sure you don't have one? Decide before it's too late. ये सिचुएशन इस बैकड्रॉप में हुई है कि यूएस और ईरान न्यूक्लियर टॉक्स में थे कि जहां बातें की जा रही थी कि एक डील बहुत ही करीब है। ट्रंप उसका ऐलान भी कर चुके थे। I want to have an agreement with Iran. We're fairly close to an agreement. We are fairly close to a pretty good agreement. जानने वाले ये कहते हैं कि डील होने के बाद ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कुछ हद तक इजाज़त दी जाती, लेकिन उस पर सैंक्शंस हटा लिए जाते। सैंक्शंस हटने से उनकी इकॉनमी तरक्की करती, उनका मुल्क बेहतर होता और वो दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक कदम बढ़ा सकते थे। जहां एक जानिब यूएस और ईरान के ये मुज़ाकरात जारी थे, वहीं दूसरी जानिब यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग की जानिब से ईरान पर यह तबसरा किया गया कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा और 20 साल में पहली बार इस तरह का कोई वाक़या सामने आया है। अगर इस हमले से पहले वक्त का जायज़ा लिया जाए तो ये नज़र आ रहा था कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। ट्रंप भी ये कह चुके थे और अपने सिफारतकारों को मिडिल ईस्ट में कॉशन का मशवरा भी दे चुके थे। लेकिन अब जबकि ये हमला हो चुका है, यूएस की जानिब से कॉशन का मुजाहरा हो रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्गो रूबियो कहते हैं कि ये इजराइल की जानिब से यूनिलैटरल अमल था, यानी यूएस इसमें शामिल नहीं था। और साथ ही उन्होंने ईरान को वार्न भी किया है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए, कोई अटैक ना किया जाए। लेकिन इसके साथ वो इस बात का इकरार ज़रूर करते हैं कि ईरान ने उन्हें एडवाइस ज़रूर किया था ये हमला करने से पहले और कहा था कि ये ईरान के सेल्फ़ डिफेंस के लिए एक इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। अब जहां इसराइल की इस जारियत के जवाब में ईरान की जानिब से 100 ड्रोन उड़ा दिए गए हैं और ईरान की जानिब से गवर्नमेंट ऑफिशल्स और आयतुल्लाह खामनेई के बयान आ चुके कि हम बदला लेंगे। जहाँ ईरान अब रिटेलिएट करेगा और करने की कोशिश कर रहा है, वहीं ये सवाल बहुत अहम है कि इसराइल की जानिब से इतना बड़ा अटैक ईरान की जानिब से रोका क्यों नहीं जा सका। इसी तरह अगर माजी में जाइए तो हमास के हेड इस्माइल हानिया को भी ईरान की सरजमीन पर ही मार दिया गया था। तो ये बातें इस तरफ इशारा तो ज़रूर करती हैं कि इसराइल का नेटवर्क, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस एनालिसिस, उनका डिफेंस सिस्टम और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ईरान से बहुत ज़्यादा और इस खित्ते में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। जहां अब दोनों ममालिक की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करने वाले जश्न मना रहे होंगे, वहीं हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल की जानिब से ईरान का इंटरनेशनल बॉर्डर वायोलेट किया गया है। ये वही नुक्ता है, ये वही एतराज़ है जो रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पर उठाया कि चाहे कोई भी बात हो,
आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट नहीं कर सकते। जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करते हैं तो आप जंग का तबल बजाते हैं और फिर जंग अपनी टर्म्स पर ही एंड होती है। ये जारहाना इक़दामात अभी शुरू ही हुए कि ख़बरें आ रही हैं कि ईरान और यूएस के जो टॉक्स का अगला राउंड था वो मुअत्तल कर दिया गया है। यानी अगर एक डील होने वाली थी, यानी अगर सैंक्शंस हटने वाले थे, यानी अगर हालात बेहतर होने वाले थे, तो वो भी फ़िलहाल होते नज़र नहीं आते। इस पूरी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये याद रखना चाहिए कि इसराइल और ईरान का हमेशा का तनाज़ा है। मिडल ईस्ट में इसराइल के वजूद का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन यही सियासत का और हकीकत का सितम देखिए कि यही ईरान एक तरफ तो मज़लूमों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हुए नज़र आता है, लेकिन दूसरी जानिब बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा था, उनकी रिजीम को सपोर्ट कर रहा था। और बशारुल असद ने जो अपने लोगों पर जुल्म किए वो तारीख़ जानती है। और क्योंकि ये पूरी सिचुएशन 7 अक्टूबर के बाद हो रही है, तो 7 अक्टूबर को भी बिल्कुल भूला नहीं जा सकता कि जब फ़लस्तीन की हमास ने इसराइल पर हमला किया, उनके लोग होस्टेजेस बना लिए और उसके बाद 2 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है कि दोनों बरसटे पैकार हैं और इसराइल की जानिब से गज़ा में यके बाद दीगरे बमबारी की जा रही है, यके बाद दीगरे लोगों को मारा जा रहा है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि गज़ा को फ्लैट कर देंगे, वहाँ पे रहने वाले हर किसी को बेघर करके इसराइल वन नेशन वन स्टेट की तरफ जाएगा। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि जंग सिर्फ एक मकसद से होनी चाहिए, इस मकसद से कि लोगों को याद दहानी कराई जाए कि अमन कितना अहम है। जहाँ इसराइल की जारियत के बाद अब ईरान की जानिब से ड्रोन अटैक्स किए गए हैं और ये मामला संगीनी की तरफ आगे जाएगा कि जहाँ ईरान की टॉक्स भी ख़त्म हो गई हैं, वहीं प्रोपेगेंडा वॉर भी अपनी जगह जारी है। लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि दोनों जानिब से लोग लड़ने मरने को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को खुदा का चुनिंदा, खुदा की मदद का हकदार और अपनी रियासत को तमाम ही गुनाहों से मुबर्रा समझे बैठे हैं। This is Malka here in Judea. I know I look like a mess. It's because I've been up since 3 a.m. The kids, thank God, fell back asleep, but I can't go back to sleep. I feel like I have to stay vigilant for everybody and just keep my finger on the pulse. I wanted to tell everybody that we are okay. We have been in the shelter. We are prepared. We have gotten water together and food together. We had Shabbat plans, but it looks like those will be canceled. And we'll probably stay home. I just want to say that the kids were nervous in the night. They were keyed up and they eventually fell back asleep. And I thought to myself, wow, who is awake so that they can be asleep? And I felt so grateful to Hashem, who watches out for us like a lion over her cubs, and to all those incredible men and women of the Israel Defense Forces who go out into the dark so that we can wake up in the light. इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। यूएस ईरान टॉक्स का क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। क्या अब ये डिस्टेबलाइजेशन पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी अभी कहना मुश्किल है। क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू के अल्फाज में कहा जाए तो ये जंग, ये किज़िया कम से कम 2 हफ्ते और चलेगा, उसके बाद ये ऊँट के स्करवट बैठेगा। इसको देखने के लिए आप भी मुंतज़िर हैं, मैं भी। लेकिन यके बाद दीगर ये तमाम मसाइल हमें एक सवाल की तरफ ज़रूर लेकर जाते हैं कि जिस पर मैं चाहता हूँ कि आज आप गौर करें और अपनी राय का इजहार करें कि क्या नेशन स्टेट्स बनना ये दुनिया के अमन के लिए मुस्बत बात थी या मनफी। नेशन स्टेट्स बनने के बाद अब अपनी नेशन स्टेट को बचाने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करना, क्या अब हमें ये नहीं कहता कि नेशन स्टेट्स को जिस तरह के वो हैं रिविज़िट करने की ज़रूरत है, दुनिया के निज़ाम को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, ताकत के तवाज़ुन को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, अमन के दौरान जंग को और जंग के दौरान अमन को तलाश करना, इस आइडिया को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere.